हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सचिन साहू, एमबीबीएस 2020 बैच इंटर्न फ्रॉम केजीएमयू। आज हम लोग फिजियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सॉक। ये आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या आपका 20 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अगर 5 नंबर का आएगा तो ये अलग अलग आएगा, जैसे सॉक डिफाइन करने, उसको क्लासीफाई करने, या आपसे स्टेजेस ऑफ सॉक पूछ सकता है, या आपसे हेमरेजिक सॉक का फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट पूछ सकता है। अगर 20 नंबर का आएगा तो ये पूरा कंबाइन करके आएगा। तो अभी हम लोग आज इस पे शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, इतना कि अगर ये अलग अलग आए तो आप 5-5 नंबर का लिख सके, और अगर एक साथ आए तो आपके 20 नंबर का आंसर बन पाए। तो ये आपका मेनली यूनिवर्सिटी फोकस डिस्कशन रहेगा। तो पहला, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉक होता क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं उसको, और क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो होता क्या है, जैसे आप लोग समझिए, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी है, उसमें ऐसे जैसे आपने फिजियो में पढ़ा होगा 11th में, तो हार्ट होता है और ये पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन होते हैं। तो हमारे हार्ट से ब्लड पंप होता है ऑक्सीजनेटेड, सारी बॉडी में जाता है। हार्ट से लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है। तो ये ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, जो उसे वो यूटिलाइज करते हैं, और फिर CO2 वापस से हमारे वीनस ब्लड के थ्रू हार्ट में आ जाती है। तो होता क्या है, अगर किसी भी मतलब रीजन की वजह से, जो कि अभी क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे, अगर किसी भी रीजन की वजह से ऑर्गन के पास ऑक्सीजन कम आए, तो वो जो अपना वाइटल फंक्शन है, जो ऑर्गन का फंक्शन होता है, वो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पहले तो कंपनसेशन की कोशिश करता है। लेकिन फिर जब धीरे धीरे मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है, तो जो सेलुलर डेथ होने लगती है, सेल डैमेज होने लगता है। पहले हमारा रिवर्सिबल सेल डैमेज होता है, फिर इरिवर्सिबल। तो उसी को हम लोग शॉक बोलते हैं। और अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखने वाली डेफिनेशन चाहिए, तो इसको सर्कुलेटरी शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अगर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज का ऑक्सीजन कम होगा, जैसे मान लीजिए लंग है, लंग का ऑक्सीजन कम होने लगा, लंग के अंदर जो सेल है मतलब उनका ऑक्सीजन कम होने लगा। हार्ट के अंदर जो सेल्स हैं उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, किडनी के अंदर कम है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, ये काम करना बंद कर देंगे। तो हमारा जो वाइटल फंक्शन है वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे लिखा गया है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। क्या है इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन? टिश्यू परफ्यूजन कुछ और नहीं है, जो ऑक्सीजन हमारा सेल को मिल रहा है उसी को हम लोग टिश्यू परफ्यूजन बोलते हैं, और ब्लड के साथ जो वेरियस न्यूट्रिएंट मिलते हैं, सब मेनली टिश्यू परफ्यूजन हमारा ऑक्सीजन के रिलेटेड होता है। जिसकी वजह से क्या होगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, जो हमारा मतलब जो सेल का नॉर्मल फंक्शन होता है, जो ऑक्सीजन करके एटीपी बनाता है, वो नहीं बना पाएगा। फिर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ देर करेगा, लेकिन वो उतनी एटीपी नहीं बना पाएगा और ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा शॉक की डेफिनेशन। तो आप लोग को कैसे रखना है, सर्कुलेटरी शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन characterized by inadequate tissue perfusion resulting in impaired cellular metabolism and oxygen decline। तो इसको आप 3 पार्ट में याद रखिएगा। पहला ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, फिर उसके बाद inadequate tissue perfusion, फिर उसके बाद impaired cellular metabolism and oxygen utilization। अब हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक इसका बहुत सिंपल है, आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ब्लड वेसल है, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, मान लीजिए ब्लड वेसल है, और ये आपका कोई ऑर्गन है, ठीक है। तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन या जो ब्लड सप्लाई है वो कम होनी चाहिए। तो वो किन किन वजह से हो सकती है। पहला तो एक सबसे पहला जो सिंपल टाइप है वो ये है कि आप इसके अंदर जो ब्लड बह रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। बाहर मतलब ब्लड बॉडी से बाहर निकाल दीजिए। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई मार दिया और खून बहने लग गया, कोई हेमरेज हो गई, बॉडी से बाहर खून बह गया, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मतलब क्या, कि ब्लड जो है वो लॉस हो गया, हेमरेज की वजह से, बर्न्स की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड लॉस हो गया, ब्लड वेसल जो ब्लड लॉस हो गया, तो ब्लड पहुंचेगा ही नहीं ऑर्गन के पास, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, हार्ट है हमारा, हार्ट से ये ब्लड वेसल्स में लंग, हार्ट से लंग में जाता है, फिर वापस इसमें आता है, फिर ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑर्गन में जाता है। तो आप क्या करिए, अगर मान लीजिए हार्ट हमारा काम करना बंद कर दे, हार्ट हमारा काम करना बंद कर दे, हार्ट में कोई दिक्कत आ जाएगी, तो ये ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जब ये ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन कम हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा, तो उससे बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। ये दो हो गया। अब तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ये थोड़ा टिपिकल होता है, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, बस थोड़ा थोड़ा बेसिक मैं आपको इसका बताऊंगा। इसमें क्या होता है, जो हमारा मतलब बॉडी होती है उसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं। एक तो हमारे ब्लड वेसल है, फिर उसके बाद एक हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस रहती है, फिर यहाँ पे सेल रहते हैं। अगर हमारे किसी वजह से मतलब बॉडी से ब्लड लॉस नहीं हो रहा, लेकिन ये ब्लड जो है ब्लड वेसल से रिलीज होके वॉल्यूम जो है वो डिप्लीट होके बाहर चले जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चले जा रहा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक बोलते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बॉडी है बॉडी में ही, लेकिन ब्लड वेसल से बाहर हो गया है। इसके क्या क्या कॉज होते हैं, होता क्या है, जब बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे सेप्टिक शॉक हो गया, एनाफाइलेक्सिस हो गया, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा वैसोडाइलेशन होता है। तो जब बहुत ज्यादा वैसोडाइलेशन होता है, तो हमारा जो फ्लूइड ब्लड वेसल के अंदर रहता है वो बाहर चले जाने लगता है। तो जिस वजह से ऑटोमेटिकली ब्लड हमारा ब्लड वेसल्स में कम हो गया। जब यहाँ से ब्लड कम हो गया, तो ऑर्गन के पास ऑक्सीजन जाना कम हो गया,
जिसकी वजह से हमारा टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक भी आता है। अब न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक तो हमारा बहुत ज्यादा जब बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है, तो बहुत सीवियर वैसोडाइलेशन होता है, उससे बोलते हैं। एनाफाइलेक्सिस में भी सेम चेंज होता है, बहुत ज्यादा वैसोडाइलेशन होता है जिसकी वजह से हो जाता है। अब न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारे ब्लड वेसल्स को भी सप्लाई देती है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। लेकिन अगर वहां पे उस स्पाइनल लेवल पे इंजरी हो गई तो ब्लड का जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो इनिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो डायलेट कर जाती है। और यही सेम चीज होता है कि ब्लड बाहर निकल गया और फिर उसके बाद ब्लड बाहर निकल गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का टिश्यू परफ्यूजन कम हो गया, तो हमारा ये हो गया। तो आप लोग को अभी यहाँ तक समझ आ गया, हाइपोवोल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। फिर एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ये बहुत ईजी है। इसमें क्या है, ब्लड वेसल है, ये हमारा ऑर्गन है, यहाँ पे कहीं पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन करवा दो या कुछ करवा दो जिसकी वजह से ब्लड ना पहुंच पाए, तो वो हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो गया। जैसे मान लो ये हार्ट है, ये यहाँ पे लंग्स हैं ऐसे, और यहाँ पे तुम कुछ ऐसा करवा दो, यहाँ पे या तो हवा भरवा दो कि लंग्स फूल ना पाए, हार्ट के पास में पानी भरवा दो या हवा भरवा दो जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए, तो ये सारे हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक आ जाते हैं। मतलब हार्ट और ये ऑर्गन जो है ब्लॉक हो गए ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो हमारा सिंपल से हमने आपको बता दिया कितने तरह के शॉक होते हैं। एक हार्ट में कोई दिक्कत हो जाए, एक या तो हार्ट के अराउंड कुछ पानी वगैरह भर जाए जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए, फिर हार्ट से ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है तो यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्ट, यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं वो हो जाए, ब्लड ही लीक हो जाए, तो वो हेमरेजिक शॉक हो गया। मतलब ये ब्लड बाहर लीक हो जा रहा है। अगर ब्लड ईसीएफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब बॉडी के अंदर रहेगा, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो गया। और ये ऑर्गन का टिश्यू परफ्यूजन कम हो गया, जिसको शॉक बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज में डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा ये क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो हाइपोवॉल्यूमिक, जैसा हमने आपको बताया, लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम होगा। कार्डियोजेनिक मैंने बताया, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ये एमआई क्या होता है, एमआई में हार्ट का जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई होती है उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इफेक्ट होती है। एरिथमियास क्या होता है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खराब हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक मैंने आपको बता दिया, एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसोडाइलेशन की वजह से ब्लड बाहर चला जाता है ब्लड वेसल से, ठीक है। अब इसके सब टाइप, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, इनके अंदर आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आप नाम याद रख लीजिए और बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक फिर मैंने बता दिया आपको कि ऑब्स्ट्रक्शन टू सर्कुलेशन हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, मतलब लंग की ब्लड वेसल्स में कुछ जाके इन्फाक्ट फंस गया, तो जिसकी वजह से लंग्स में ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही, लंग्स काम नहीं कर पा रहे। या हमारा कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है, हार्ट के पास पेरिकार्डियम होती है, इसमें सडनली बहुत ज्यादा फ्लूइड या ब्लड भर जाता है, जिसको कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं, तो हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, हमारा ऐसे हार्ट होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लंग होते हैं, यहाँ पे जो लंग्स होते हैं, यहाँ पे अगर इसके पास यहाँ पे बिल्कुल टाइट जो प्लूरल कैविटी रहती है, यहाँ पे बहुत टाइट हवा भर जाए तो लंग अच्छे से एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड अच्छे से नहीं हो पाएगा और हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बोलते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक क्लियर हुआ है जिसमें हमने पढ़ा है शॉक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि था हमारा स्टेजेस ऑफ शॉक। तो देखो, स्टेजेस ऑफ शॉक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जब अब ये टिश्यू लेवल पे होता है मेनली, जब ये टिश्यू है, मान लीजिए इसका ऑक्सीजन कम हुआ, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये कोशिश करेगा, मतलब जब शुरुआत में कि यार मैं मतलब कुछ जुगाड़ पानी बना के ऑक्सीजन वापस बढ़ा दिया जाए, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। एक हमारे बैरो रिसेप्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे ही देखेंगे वो ब्लड कम हो रहा है तो वो क्या करेंगे, हार्ट सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, जो कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमारा हार्ट रेट को बढ़ाएगा और ब्लड को वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, जिसकी वजह से हमारा कुछ समय के लिए ऑक्सीजन सप्लाई वापस से मेंटेन हो जाएगी। एक तो ये हमारा बैरो रिसेप्टर वाला सिस्टम हो गया। फिर एक हमारा दूसरा सिस्टम होता है रास वाला, रास जो आप किडनी में पढ़ते हैं। जैसे ही हमने पढ़ा है कि किडनी के पास हमारा ब्लड सप्लाई कम जाता है, किडनी के पास ब्लड सप्लाई कम जाएगा तो वहां से रेनिन रिलीज होगा, जो कि फिर हमारा एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जो कि फर्दर हमारा सोडियम और वाटर को रिटेन करेंगे और वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएंगे, जिससे हमारा फिर से वही जो ब्लड है ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ जाएगा। ये हमारा रास एक्टिवेशन हो गया। इन्हीं सेम सिमिलर मैकेनिज्म से एडीएच भी काम करता है। आप ये एंडोक्राइन में पढ़ेंगे, एडीएच भी काम करता है। और ब्लड जो होता है वो मेनली यहाँ पे क्या बॉडी क्या करती है, बॉडी जो कोशिश करती है हमारा कि ब्लड मेन मेन ऑर्गन में पहुंचाया जाए, ब्रेन में पहुंचाती है, हार्ट में पहुंचाती है। मेनली वहां ये जो दो ऑर्गन है उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करती है बॉडी इनिशियल स्टेज में, जिसको कंपनसेटरी स्टेज बोलते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, हार्ट रेट बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ने की वजह से आपको क्या मिलेगा, टेकीकार्डिया मिलेगा, मतलब हार्ट रेट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, टेकीकार्डिया हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। कूल एंड कामी स्किन क्यों मिलेगी, क्योंकि बॉडी जो है स्किन से ब्लड को कम कर रही है।
और पेरीफेरी लेग्स वगैरह से कम करके ब्रेन के पास ज्यादा भेजती है। तो ये जो होती है ब्लड की कमी होने की वजह से ये कोल्ड हो जाती है। और ओलिगोयूरिया क्यों मिलेगा? क्योंकि किडनी के पास ब्लड जाना कम हो गया है और यूरिन आउटपुट, बॉडी ने राज सिस्टम के थ्रू यूरिन रिलीज करना कम कर दिया, तो यूरिन आउटपुट हमारा घट जाएगा, तो ओलिगोयूरिया मिलेगी। और एंजाइटी क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारा ऑक्सीजन ब्रेन पे बॉडी पहुंचा रही ज्यादा, लेकिन एक्चुअल के अमाउंट में तो कम ही पहुंच रही है, तो बॉडी एंसियस हो जाती है। फिर अगर मान लो इस स्टेज के बाद अगर टाइमली मैनेजमेंट कर दिया गया और रिवर्स हो गई कंडीशन, तो बहुत अच्छी बात है, बॉडी नॉर्मल। लेकिन अगर ये बढ़ता गया तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ये जो कंपनसेटरी स्टेज है फेल होने लगती है और बॉडी और प्रोग्रेसिव आगे जाने लगती है। मतलब होता क्या है, जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होने लगती है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ लेके जाता है। फिर धीरे धीरे और ब्लड वेसल्स वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट ज्यादा देर के लिए नहीं रह पाती, तो ब्लड लीक करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल में और ब्लड कम होता है, तो वो सिचुएशन को वर्सन करने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हार्ट और ब्रेन में भी पहले बॉडी भेज ले रही थी, लेकिन हार्ट और ब्रेन में भी ब्लड कम जाने लगेगा। तो जब वो कम जाने लगेगा तो मतलब हार्ट मसल भी फेल करने लगेगा और सीएनएस फंक्शन भी डिप्लीट होने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, जब हार्ट फंक्शन कम होने लगेगा तो आपको हाइपोटेंशन मिलेगा, कंफ्यूजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन में कम जा रहा है तो कंफ्यूज हो जाएगा, और जो किडनी से यूरिन आ रहा था वो और कम होने लगेगा, और सांस लेने में भी दिक्कत होगी। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा स्टेज आता है, पहला कंपनसेटरी पढ़ लिया जिसमें बॉडी कंपनसेट कर ले रही है। फिर इतना कंपनसेट के बाद क्या होता है, प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे और वर्सन होने लगता है, आप कंपनसेट बॉडी नहीं कर पा रहे। फिर एक स्टेज आता है इरिवर्सिबल की, इसके बाद वापस नहीं जा पाएगी बॉडी। एक बार प्रोग्रेसिव स्टेज में अगर आप इंटरवीन कर दें तो एक बार को बॉडी वापस रिवर्स हो सकती है, लेकिन यहाँ इरिवर्सिबल स्टेज के बाद वापस नहीं जा पाएगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे जितने वाइटल ऑर्गन है, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ब्रेन हो गया, ये सब फेलियर में चले जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम। और सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाएगा, लाइसोमल रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से एमओडीएस हो जाएगा, और फिर आखिरी में तो हमारे पेशेंट की डेथ हो जाएगी इसमें। इतना समझ में आ गया आपको स्टेजेस ऑफ शॉक? ये हमारे हो गए। आपको लिखने के लिए अच्छे से, तो कंपनसेटरी शॉक हो गया जिसमें हमारा बॉडी का मेन गोल क्या है कि हमें वाइटल ऑर्गन के परफ्यूजन बनाने हैं, हार्ट और लंग का। तो ये क्या करती है, ब्लड सेंड कर देती है बाकी सारे ऑर्गन से ब्रेन और हार्ट में। और बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के थ्रू वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, रास के थ्रू वेसोकंस्ट्रिक्शन और सोडियम वाटर रिटेंशन होता है, और एडीएच के थ्रू ये करता है। जिसमें मिलेगा क्या, टेकिकार्डिया मिलेगा, कूल काम स्किन, ओलिगोयूरिया, एंजाइटी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको क्यों मिलता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेसिव स्टेज में जाएगा। प्रोग्रेसिव स्टेज में जाएगा तो कंपनसेशन फेलियर होने लगेगा और टिश्यू की हाइपोक्सिया होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, और हाइपोग्लाइसी जो हाइपोवॉल्यूम हो रहा था वो वर्सन होने लगेगा। और हमारा जो वाइटल ऑर्गन के फंक्शन जो कंपनसेटरी स्टेज में प्रिजर्व थे वो खराब होने लगेंगे, तो मायोकार्डियल डिप्रेशन होगा, मतलब हार्ट की मसल काम करना कम करेगी। सीएनएस डिसफंक्शन बिगेन होगा, तो यहाँ पे हार्ट की मसल काम करना बंद करी तो हाइपोटेंशन मिलेगा। सीएनएस डिसफंक्शन की वजह से कंफ्यूजन मिलेगा, और जो हमारा हाइपोवॉल्यूमिया और होते जा रहा है तो यूरिन आउटपुट और कम होगा तो ओलिगोयूरिया होगा। फिर फर्दर धीरे धीरे जाके और आगे जाके माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाएगा और इरिवर्सिबल एमओडीएस हो जाएगा, और फिर फर्दर फाइनली डेथ हो जाएगी पेशेंट की। तो ये हमारा हो गया स्टेजेस ऑफ शॉक। भी हमने पढ़ लिया, शॉक पढ़ लिया, शॉक की डेफिनेशन पढ़ ली, शॉक की क्लासिफिकेशन पढ़ ली, शॉक के स्टेजेस पढ़ ली। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हेमरेजिक शॉक का फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो हेमरेजिक शॉक आप लोग बोलेंगे कि सर आपने हेमरेजिक शॉक तो पढ़ा ही नहीं क्लासिफिकेशन में। तो मैं बता रहा हूँ हेमरेजिक शॉक क्या होता है। जो ये एक टाइप है हमारे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या था, जिसमें हमारा ब्लड से ब्लड लॉस हो जा रहा था। हेमरेजिक शॉक उसी का टाइप है जिसमें एक्यूट ब्लड लॉस, मतलब किसी इंजरी की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से ब्लड सडनली बॉडी से निकल जाए, तो उसे हेमरेजिक शॉक बोलते हैं। तो अब इसको मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बहुत कॉमन सेंस की बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड वेसल से ब्लड लॉस हो गया। कॉमन सेंस की बात क्या है, सबसे पहले ब्लड जो लॉस हो रहा है और लॉस ना हो उसके लिए जो एक्टिव ब्लीड है उसको रोक दोगे। कैसे रोकोगे? सर्जिकल कंट्रोल कर सकते हो, प्रेशर लगा सकते हो, पट्टी बांध सकते हो, जो करते हैं। ठीक है। अब ये पहला काम कर लिया आपने, खून जो बह रहा था उसे रोक दिया। अब क्या करना है, जितना खून बह गया है उसके लिए हमें रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड दे देते हैं। आपने भी देखा होगा हॉस्पिटल में ब्लीडिंग वगैरह होती है तो फ्लूइड देते हैं, जिसमें हम रिंगल लैक्टेट देते हैं। इनिशियली रिंगल लैक्टेट देते हैं, फिर धीरे धीरे हम उससे ब्लड ही ट्रांसफ्यूज करने लगते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो उसकी मेंटेन रहे। एक होता है मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल होता है, ये आप लोग को वैसे तो जानने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा ब्लड दे देते हैं। या तो एक घंटे में मतलब 1 घंटे में 4 यूनिट दे देते हैं, या तो पूरे 24 घंटे में 10 यूनिट दे देते हैं, तो उसे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ब्लड दे दिया, फिर उसके बाद क्या करना है आप लोग को देखना है कि जो ब्रेन और हार्ट के जो वाइटल फंक्शन है वो मेंटेन रहे। उसके लिए क्या होता है, परफ्यूजन प्रेशर होता है, तो हम उसके लिए वैसो प्रेशर दे देते हैं ताकि वो जो ब्लड वेसल डायलेट ना करें और बॉडी का वो मेंटेन रहे।
परफ्यूजन प्रेशर। फिर उसके बाद टिश्यू परफ्यूजन हमें मेंटेन करना है। टिश्यू परफ्यूजन क्या होता है कि मतलब हर ऑर्गन के पास ब्लड जा रहा है। तो इसको देखने के लिए हमारा एक सिंपल सा चीज होता है, हम क्या देख लेते हैं, किडनी। किडनी के पास अगर ब्लड जा रहा होगा तो वो यूरिन बनाएगा। यूरिन बनाएगा तो यूरिन आउटपुट हमारा बढ़ा हुआ मतलब नॉर्मल होना चाहिए। यूरिन आउटपुट हमारा किससे 0.5 ml पर लीटर पर केजी पर आवर से ज्यादा होना चाहिए। मोर देन 0.5 ml पर केजी पर आवर से ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है मतलब किडनी के पास नॉर्मल जा रहा है, किडनी के पास जा रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ बाकी सारे ऑर्गन के पास भी जा रहा होगा। तो हमें टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन रखना है। यूरिन आउटपुट को हमें 0.5 लीटर 0.5 ml पर केजी पर आवर रखना है। और मीन आर्टियल प्रेशर एक होता है, उसे हमें मोर देन 65 mmHg रखना है। फिर उसके बाद और क्या करना है हमें, फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ब्लड लॉस होने की वजह से प्लेटलेट इतने तो लॉस नहीं हो गए कि कोई कॉगुलोपैथी हो जाए, कोई कॉगुलेशन डिसऑर्डर हो जाए। तो हमें उसे भी प्रिवेंट करना रहता है, उसे भी मेंटेन करना है। मेनली क्या होता है, देखो इसका मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं। हमें सिंपल सी बात है, जो ब्लड लॉस हो गया उसे वापस से उसे ब्लड लॉस को रोकना है। ब्लड जितना लॉस हो गया उसकी जगह फ्लूइड या ब्लड दे देना है। और कोई प्लेटलेट लॉस होने की वजह से कोई कॉगुलोपैथी तो वो देखना है। और मेनली हमें बाकी सारे ऑर्गन के फंक्शन को चेक करते रहना है कि नॉर्मल है या नहीं। मतलब मेनली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है ये, कोई इसमें रॉकेट साइंस कोई ड्रग्स वगैरह ऐसा कुछ टिपिकल मैनेजमेंट है नहीं। तो हमारे ये सारे क्वेश्चन हो गए, तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे। शॉक हो गया, स्टिल्स ऑफ शॉक हो गए, हेमरेजिक शॉक हो गए। थैंक यू। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा।